कहानी 1962 में शुरू होती है, जहां हमें प्रशांत महासागर के बीच में एंटोनिया ग्राजा नाम का एक बहुत बड़ा जहाज दिखाया जाता है। इस जहाज पर कुल 600 यात्री हैं जो न्यूयॉर्क जा रहे हैं। इस जहाज में एक पार्टी चल रही है, यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत गायिका एक गाना गा रही है और सभी गायिका के गाने का आनंद ले रहे हैं और खुशी से नाच रहे हैं। जहाज पर सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में सोचना भी भयानक है। फिर हम एक आदमी को इंजन रूम से एक लीवर को ऊपर उठाते हुए देखते हैं। जब लीवर खींचा जाता है तो एक नुकीला तार कस जाता है जो सभी को काट देता है। तुरंत उन सभी के शरीर दो हिस्सों में कट जाते हैं। यह एक बहुत ही दर्दनाक दृश्य था जहां हर तरफ खून फैला हुआ था। एटी नाम की एक छोटी लड़की बच जाती है क्योंकि उसका कद छोटा था, जिसके कारण तार उसके सिर के ऊपर से गुजर गया। इसके बाद हमें 40 साल बाद का एक सीन दिखाया जाता है जहां हम कुछ लोगों को एक टगबोट की मदद से एक बड़े जहाज को खींचते हुए देखते हैं। अचानक वो पुराना जहाज डूब जाता है। यह देखकर समूह का लीडर अपनी टीम से मर्फी नाम की एक लड़की को पुराने जहाज पर भेजता है ताकि मर्फी उस तार से पुराने जहाज को मुक्त कर सके जिससे उसे खींचा जा रहा था। नहीं तो अगर यह पुराना जहाज डूब गया तो उनकी टगबोट भी इसके साथ डूब जाएगी। जब मर्फी पुराने जहाज पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि पुराने जहाज के निचले हिस्से में एक दरार आ गई है, जिस वजह से जहाज में तेजी से पानी भर रहा है और अगले 5 मिनट में यह जहाज डूब जाएगा। मर्फी यह बात अपने टीम लीडर को बताती है। यह सुनकर टीम लीडर मर्फी को उस तार को छोड़ने का आदेश देता है जिससे हम इस जहाज को खींच रहे हैं, और तुरंत वहां से निकलकर टगबोट पर हमारे पास आ जाओ क्योंकि हम इस पुराने जहाज को पीछे छोड़ने जा रहे हैं। तभी 2 और साथी मर्फी के पास पहुंचते हैं और वे भी उसे जहाज से निकलने को कहते हैं, लेकिन उन्हें इस जहाज को खोजने में 3 महीने लग गए थे। यही वजह है कि मर्फी इस जहाज को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। वह जहाज को बचाने के लिए कूद पड़ती है और उसके 2 साथी औजार उठाकर उसके पीछे जाते हैं। वे तीनों किसी तरह जहाज को डूबने से ठीक पहले उसकी दरार को वेल्डिंग करके डूबने से बचाने में कामयाब हो जाते हैं और वे इस जहाज को बाजार में बेचकर बहुत सारा पैसा कमाते हैं। टीम लीडर इस पैसे को टीम में बराबर बांट देता है। यहाँ जैक नाम का एक आदमी काफी समय से इन लोगों पर नजर रख रहा था और उनकी बातें सुन रहा था। उसे पता चलता है कि ये लोग समुद्र में गायब हुए जहाजों को ढूंढते हैं और उन्हें बाजार में बेचकर पैसा कमाते हैं। जैक नाम का वह आदमी उनके पास आता है और टीम लीडर को एक ऐसे जहाज के बारे में बताता है जिसमें खजाना छिपा है। जैक असल में उस जहाज के बारे में बात कर रहा था जहां 40 साल पहले एक अनजान आदमी ने लीवर खींचकर सभी को मार डाला था। टीम लीडर 40 साल पहले खोए जहाज एंटोनिया ग्राजा के बारे में जानता था। वह कहता है कि कई लोगों ने उस जहाज को खोजा है, लेकिन आज तक वह कभी नहीं मिला। जैक अपने टीम लीडर को बताता है कि वह जहाज की सही जगह जानता है। अगर हम उस जहाज को ले आते हैं और उसे बेच देते हैं तो हम सब रातों रात अमीर हो जाएंगे। पैसे के बारे में सुनकर पूरा समूह तुरंत मिशन के लिए सहमत हो जाता है। अगले ही दिन वे एंटोनिया ग्राजा को खोजने के लिए अपनी टगबोट पर निकल पड़ते हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद ये लोग समुद्र में एक बहुत ही सुनसान जगह पर पहुंचते हैं जहां टीम के एक आदमी को पास में एक जहाज होने का सिग्नल मिलता है। उन्हें एहसास होता है कि 40 साल पहले खोया हुआ जहाज कहीं आसपास ही होना चाहिए। बस थोड़ा आगे एक विशाल जहाज उनके सामने आ जाता है। यह वही जहाज है जो कहानी की शुरुआत में था, जो पिछले 40 सालों से समुद्र में खोया हुआ था। जहाज को देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं, यह विश्वास करते हुए कि इसे बेचने से वे अमीर हो जाएंगे। अब टीम लीडर 2 लोगों को टगबोट पर रुकने के लिए कहता है और वह खुद कुछ साथियों के साथ जांच करने के लिए पुराने जहाज के अंदर जाता है। अंदर घुसते ही टीम को एक अजीब आवाज सुनाई देती है जो उन्हें बेचैन कर देती है। इसके बाद उनका लीडर उन्हें आगे बढ़ते रहने का इशारा करता है। आवाज का पीछा करते हुए वे एक बहुत बड़ी घड़ी के पास पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि उसकी सुई अभी भी चल रही है, लेकिन फिर वह अचानक रुक जाती है। कुछ अजीब महसूस होने पर वे जहाज के अंदर और जांच करने के लिए आगे बढ़े। वह पूरी तरह से खंडर हो चुका था, सब कुछ टूटा हुआ और जंग लगा हुआ था। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उनमें से एक लगभग ढहते फर्श से नीचे गिर जाता है, लेकिन मर्फी उसे पकड़ लेती है। उसे ऊपर खींचते समय वह नीचे एक लड़की को देखते हैं। यह वही लड़की है जो 1962 में जहाज पर अकेली बची थी जब ऊपर से एक तार गुजरा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 40 साल बाद भी उसकी उम्र वही थी, जिसका मतलब है कि यह उस लड़की की आत्मा है। जब मर्फी उस लड़की को फिर से देखती है तो वह लड़की अचानक कहीं गायब हो जाती है। किसी तरह वे अपने साथी को ऊपर खींचने में कामयाब हो जाते हैं। मर्फी नहीं जानती कि उसने जो देखा वह सच था या कोई भ्रम, लेकिन उसे देखकर वह डर गई थी।
जहाज इतना बड़ा था कि उन्होंने खोजबीन शुरू कर दी और तब तक चलते रहे जब तक वे मुख्य केबिन तक नहीं पहुंच गए। जांच करते समय उन्हें एक डिजिटल घड़ी मिलती है। यह देखकर ये लोग भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि 40 साल पहले इस तरह की डिजिटल घड़ी नहीं होती थी और इस घड़ी को देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि जरूर उनसे पहले यहाँ कुछ लोग आए हैं। इसके बाद वे सभी अपनी टगबोट पर लौट आते हैं और टीम लीडर फैसला करता है कि वे अगले दिन जहाज को टगबोट से खींचेंगे। अगली सुबह उन्हें जहाज में एक बहुत बड़ा छेद मिलता है जिससे वह धीरे धीरे पानी में डूब रहा है। टीम लीडर कहता है कि जहाज को उसकी मौजूदा हालत में खींचना नामुमकिन है। इसमें बहुत ज्यादा पानी भर गया है जिससे इसका वजन बहुत बढ़ गया है, इसलिए इस पुराने जहाज को टगबोट से खींचने की कोशिश करना मूर्खता होगी। अब वे तय करते हैं कि पहले वे जहाज के छेद को वेल्ड करके बंद कर देंगे और फिर वे जहाज के अंदर से सारा पानी बाहर निकालेंगे और उसे टगबोट से खींच लेंगे। चालक दल कप्तान से सहमत हो जाता है और काम पर लग जाता है। कुछ जहाज के ढांचे की मरम्मत करना शुरू कर देते हैं जबकि बाकी लोग खजाने की तलाश में चले जाते हैं। खजाने की जांच करते समय मर्फी एक स्विमिंग पूल तक पहुंचती है। वह स्विमिंग पूल को देखकर चौंक जाती है क्योंकि वह गोलियों के छेदों से छलनी था। अब जैसे ही वह स्विमिंग पूल से ऊपर आ रही होती है, वह लड़की फिर से मर्फी के सामने आ जाती है और उसे देखकर मर्फी डर के मारे वापस पूल में गिर जाती है। उसका सिर स्विमिंग पूल के फर्श से जोर से टकराता है और उसका खून बहने लगता है, लेकिन स्विमिंग पूल उसका खून सोख लेता है। जब मर्फी फिर से ऊपर देखती है तो लड़की वहां नहीं थी और अब जैक वहां था। जैक मर्फी को स्विमिंग पूल से बाहर निकलने में मदद करता है। जैसे ही वह बाहर निकलती है, मर्फी जैक को बताती है कि उसने अभी यहाँ एक लड़की को देखा था, लेकिन उसे नहीं पता कि वह अचानक कहाँ गायब हो गई। जैक मर्फी से कहता है कि यह उसकी कल्पना है और यहाँ कुछ भी नहीं है। वे आगे चलते रहते हैं और उनके जाने के ठीक बाद स्विमिंग पूल पूरी तरह से खून से भर जाता है। इस बीच टीम लीडर को पुराने जहाज के कप्तान का केबिन मिल जाता है। वह अंदर जाता है और देखता है कि कमरा बहुत ही खराब हालत में है। टीम लीडर को वहां कुछ खास नहीं मिला। जब टीम लीडर की नजर सामने मेज पर पड़ती है तो वह देखता है कि वहां शराब की एक बोतल थी और गिलास में किसी ने पहले ही शराब डाल रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी यहाँ शराब पी है और चला गया है। जैसे ही टीम लीडर गिलास से पीने वाला होता है, वह अपने सामने लगे शीशे में देखता है और उसे इस पुराने जहाज का कप्तान दिखाई देता है। यह नजारा देखकर डर के मारे टीम लीडर अपना गिलास गिरा देता है जिससे वह टूट जाता है और फिर वह डरकर भाग जाता है। इस जहाज पर सभी के साथ अजीब घटनाएं हो रही थीं। मार्क नाम के एक टीम सदस्य को जहाज पर एक महिला गायिका की आवाज सुनाई देने लगती है। वो उस आवाज का पीछा करता है और जहाज के निचले डेक पर पहुंचता है। यहाँ वह महिला गायिका भी मौजूद है। यह वही गायिका थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। दूसरी तरफ जैसे ही मर्फी और जैक आगे बढ़ते हैं और लॉन्ड्री रूम से बाहर जाने वाला गेट खोलते हैं, सारा जमा हुआ पानी उन पर आ गिरता है जिसमें कई लाशें होती हैं। डरकर मर्फी और जैक वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए उनके सामने केबिन का दरवाजा खुलता है। अंदर जैक को एक लग्जरी कार मिलती है और वह बहुत खुश हो जाता है, लेकिन मर्फी को लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वह जल्दी से निकलना चाहती है। फिर उन्हें दूसरे कमरे से हलचल दिखाई देती है। जब वे दोनों उस चीज के पास पहुंचते हैं और उसके ऊपर रखी चीजों को हटाते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि वहां सोने से भरा एक बक्सा पड़ा था। मर्फी अपनी टीम को बुलाती है। वहां पहुंचकर वे सामान हटाते हैं और एक जैसे 9 बक्से पाते हैं। हर बक्से में सोने की 28 छड़ें थीं और हर कोई बहुत खुश था। वे सभी रातों रात अमीर बन गए थे। इतना बड़ा खजाना मिलने के बाद वे जहाज को यही छोड़ने और सिर्फ सोना अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। इसके बाद वे सारा सोना अपनी टगबोट पर रखते हैं और अब वे यहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। जैसे ही कप्तान नाव चालू करने के लिए इंजन साफ करता है, हम देखते हैं कि गैस सिलेंडर का वाल्व अपने आप खुल जाता है। इससे हवा में गैस फैलने लगती है। इस बीच मर्फी उसी लड़की को फिर से देखती है जो उसकी ओर ऐसे भाग रही है जैसे वह उसे कुछ बताना चाहती हो, लेकिन फिर कोई उसे पकड़कर नीचे धकेल देता है। जैसे ही टगबोट का कप्तान इंजन चालू करता है, एक सिलेंडर से लीक हो रही गैस में अचानक विस्फोट हो जाता है। जबरदस्त धमाके से पूरी नाव फट जाती है जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। अब वे समुद्र के बीच में एक सुनसान जहाज पर फंस गए थे। ये सभी लोग बहुत परेशान थे क्योंकि जिस टगबोट से उन्हें यहाँ से जाना था वह पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। उनका एक साथी जिसका नाम मार्क था, अपनी प्रेमिका की तस्वीर देखकर बहुत परेशान हो गया क्योंकि 2 हफ्तों में उनकी शादी होने वाली थी और अब उसे लगता है कि वह इस जहाज से कभी नहीं बच पाएगा। परेशान होकर मार्क पुरानी शराब पीना शुरू कर देता है। दूसरी ओर मर्फी भी इस बात को लेकर भ्रमित है कि उसे वह लड़की बार बार क्यों दिखाई देती है, इसलिए वह उसके बारे में और जानने की कोशिश करती है।
और जहाज के डेटा में यात्रियों के नाम जांचती है और पाती है कि जिस लड़की को वह देख रही है उसका नाम केटी है। खोजबीन करते हुए वह केटी के कमरे में पहुंचती है, जहां अलमारी का दरवाजा खोलने पर उसे केटी का कंकाल मिलता है, जो मर्फी को बहुत डरा देता है। मर्फी किसी तरह खुद को संभालती और कंकाल का लॉकेट ले लेती है। अंदर उसके ठीक पीछे खड़ी छोटी लड़की के माता पिता की तस्वीर है। उसे देखकर मर्फी को बहुत बड़ा झटका लगता है। केटी कहती है, उस लॉकेट को बंद मत करो क्योंकि मैं इतने सालों बाद अपने मम्मी पापा को देख रही हूँ। मर्फी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह एक मरी हुई लड़की से बात कर रही है, लेकिन जब उसने लॉकेट केटी को देने की कोशिश की तो वह केटी के हाथ के आर पार हो गया और अब मर्फी जान गई थी कि यह लड़की इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। केटी मर्फी को बताती है कि इस जहाज पर कई अन्य लोगों की आत्माएं फंसी हुई हैं और ये आत्माएं तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक कि लोगों की आत्माओं को यहाँ फंसाने वाले आदमी को मार नहीं दिया जाता। मर्फी केटी से पूछती है कि वह आदमी कौन है जिसने उसे और अन्य आत्माओं को यहाँ फंसा रखा है। जैसे ही केटी मर्फी को उस आदमी के बारे में बताने वाली होती है, अचानक छत पर कुछ अजीब कीड़े दिखाई देने लगते हैं, जिससे केटी बहुत डर जाती है। वह मर्फी से कहती है कि उन्हें तुरंत जहाज से उतर जाना चाहिए वरना वे मारे जाएंगे। उसके बाद केटी गायब हो जाती है। इस बीच पूरी बोतल पीने के बाद मार्क को चक्कर आने लगते हैं। मेजें और कुर्सियां हिलती हैं और तुरंत सब कुछ ठीक हो जाता है, नया जैसा हो जाता है। और 40 साल पहले इस जहाज पर मारे गए लोग मार्क के सामने फिर से जिंदा खड़े हो गए। मार्क बीच में खड़ा था जबकि उसके चारों ओर के लोग उसके लिए तालियां बजाने लगे। मार्क को पहले तो यह अजीब लगता है, लेकिन वह इसे शराब का असर मान लेता है। एक पल बाद महिला गायिका उसके करीब आती है और उसके साथ अंतरंग हो जाती है। महिला गायिका मार्क को पूरी तरह से मोहित कर लेती है और उसे अपना पीछा करने पर मजबूर कर देती है। मार्क भी बिना सोचे समझे उसका पीछा करने लगता है। मूर्ख मार्क इस बात से पूरी तरह अनजान है कि गायिका उसे फंसा रही है। वह डेक के किनारे खड़ी हो जाती है और उसे पुकारने लगती है। गायिका को पाने की कोशिश में मार्क डेक से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। इस बीच हमें टीम लीडर को पुराने जहाज के कप्तान के कमरे में बैठा हुआ दिखाया जाता है, जब वह देखता है कि शराब की एक बोतल अपने आप खिसकने लगती है। जल्द ही जहाज के कप्तान का भूत उसके सामने प्रकट होता है। यह दृश्य टीम लीडर को डरा देता है। फिर जहाज का कप्तान उसे पीने के लिए एक गिलास में शराब उंडेलता है और उसे लौरा नाम के एक जहाज की तस्वीर भी देता है। कप्तान बताता है कि कई साल पहले एक आदमी उनके पास आया था और उसने उन्हें लौरा जहाज के बारे में बताया था। उसने कहा कि लौरा में एक बहुत बड़ा खजाना है। जब हमने जहाज को बचाया तो हमें वास्तव में यह सब मिल गया। कप्तान टीम लीडर को एक और तस्वीर दिखाता है और कहता है कि यह वह आदमी है जिसने हमें लौरा जहाज के बारे में बताया था। तस्वीर देखकर टीम लीडर की सांसें थम गईं। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक था और तस्वीर 40 साल पुरानी थी। 40 साल बाद भी उस पर जरा भी उम्र का असर नहीं पड़ा था। वह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा 40 साल पहले दिखता था। टीम लीडर अंततः समझ जाता है कि जैक इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। यह एहसास होने पर वह अपनी टीम को जहाज से उतारने के लिए बेताब हो गया। वह जल्दी से अपने क्रूमेट्स को ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वही क्रूमेट जो टगबोट पर गैस लीक के कारण हुए धमाके में मारा गया था उसके सामने आ जाता है। दरअसल यह धमाके में मारे गए आदमी की आत्मा है जो टीम लीडर को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लीडर खुद को बचाने के लिए भागता है, लेकिन तभी मर्फी अचानक उसका रास्ता रोक लेती है। धमाके के शिकार की आत्मा गायब हो जाती है, लेकिन टीम लीडर को मर्फी का चेहरा अपने क्रूमेट जैसा दिखाई देता है, वही जो धमाके में मर गया था और अभी अभी एक भूत के रूप में उसे सता रहा था। इसीलिए टीम लीडर मर्फी को भूत समझकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन मर्फी खुद को बचाने के लिए उसके पैर में चोट पहुंचा देती है। लेकिन इससे टीम लीडर को ज्यादा नुकसान नहीं होता है और फिर से मर्फी पर हमला करने के लिए उठता है। इससे पहले कि लीडर मर्फी को मार डाले, जैक उसे पीछे से लोहे की रॉड से बेहोश कर देता है। यह जैक है, वही आदमी जो उन सबको यहाँ लाया था। पूरी टीम में केवल टीम लीडर ही यह समझ पाया था कि जैक इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है, और जैक भी समझ गया था कि टीम लीडर उसके बारे में पूरी सच्चाई जानता है। इसलिए टीम लीडर को अपने रास्ते से हटाने के लिए वह सभी को उसके खिलाफ भड़काता है। वह कहता है कि अगर उसे होश आ गया तो वह हम में से किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। तभी जैक से सहमत हो जाते हैं, इसलिए वे अपने लीडर को एक टैंक में फेंक देते हैं। अब बचने का कोई और रास्ता न पाकर वे योजना के अनुसार जहाज की मरम्मत के काम में लग जाते हैं। जल्द ही वे जहाज में उस दरार को वेल्ड कर देते हैं जिससे पानी अंदर आ रहा था और जहाज के अंदर जमा पानी को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। मर्फी देखती है कि उसका क्रूमेट मार्क गायब है, इसलिए वह तुरंत उसे खोजने के लिए बाहर जाती है। लड़की की आत्मा फिर से प्रकट होती है, उसे दिखाती है कि जिस आदमी को वह ढूंढ रही है वह मर चुका है। यह मार्क है जो गायिका को पाने की कोशिश में मारा गया था। लड़की मर्फी के कंधे को छूती है, उसे 1962 की उस रात में वापस ले जाती है। उसी घटना की ओर
जब जहाज पर सभी को मार दिया गया था। उस रात जहाज पर सभी को बहुत बेरहमी से मार दिया गया था और एक समूह यह सब कर रहा था जिसका उद्देश्य इस जहाज पर सारा सोना चुराना था। इन लोगों ने कुछ को उनके भोजन में जहर मिलाकर मार डाला, कुछ को तार से 2 टुकड़ों में काट दिया और दूसरों को गोलियों से भून दिया। यहाँ तक कि केटी भी उनके गुस्से से नहीं बच सकी। वे उसे उसके कमरे में ले गए और उसे फांसी पर लटका दिया। इस सब के पीछे वही महिला गायिका थी जिसने सोना लूटने की यह पूरी योजना बनाई थी और अपने लोगों की मदद से उसने जहाज पर मौजूद सभी को मार डाला। अब सारा सोना उनके पास है। जहाज का अधिकारी गुप्त रूप से गायिका के साथ काम कर रहा था। उसके इशारे पर वह अपने ही आदमियों पर हमला करके उन्हें मार डालता है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है महिला गायिका उसे भी गोली मार देती है। महिला गायिका सोचती है कि सारा सोना अब उसका है क्योंकि जहाज पर सभी मारे जा चुके हैं। लेकिन फिर एक आदमी प्रवेश करता है जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था और वह महिला गायिका को लोहे की जंजीर से लटका कर मार डालता है। मर्फी केटी की मदद से यह सब देख रही है और तभी वह इस खेल के मास्टरमाइंड को भी देखती है, जिससे वह चौंक जाती है क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक है जो उन्हें सोने का लालच देकर यहाँ लाया था। क्योंकि जहाज में एक छेद था और वह धीरे धीरे डूब रहा था। जहाज को डूबने से बचाने के लिए कुछ लोगों की जरूरत थी, इसलिए जैक चालाकी से उन्हें यहाँ ले आया। अब जहाज पूरी तरह से ठीक हो गया था, इसलिए जैक को अब इन लोगों की जरूरत नहीं थी और अब वह उन सभी को भी मार डालेगा। तब मर्फी को याद आता है कि जैक की वजह से उन्होंने अपने लीडर को टैंक में बंद कर दिया था। अब मर्फी अपने लीडर की जान बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन टैंक में पानी भरने के कारण लीडर की पहले ही मौत हो चुकी है। मर्फी अपने लीडर को बचाने के लिए टैंक का शीशा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन टैंक का शीशा बहुत मजबूत था, इसलिए अपनी पूरी कोशिश के बावजूद वह लीडर को नहीं बचा सकी। इसके बाद मर्फी अपने साथी, जिसका नाम डॉज है, के पास जाती है। मर्फी डॉज को जैक के बारे में सब कुछ बताती है और उसे देखते ही गोली मारने के लिए कहती है। वह एक और टीम के साथी को खोजने जा रही है। मर्फी के जाने के थोड़ी देर बाद जैक डॉज के सामने प्रकट होता है, जिसे मर्फी ने कहा था कि जैक जहां भी दिखे उसे गोली मार दे। डॉज जैक को वहीं खड़े रहने और अपनी जगह से न हिलने के लिए कहता है। यह सुनकर जैक समझ जाता है कि मर्फी ने उसे उसके बारे में पूरी सच्चाई बता दी है। फिर जैक बातों से डॉज का ध्यान भटकाने और उससे बंदूक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन डॉज जैक की योजना का पता लगा लेता है और उसे गोली मार देता है, जिससे वह पीछे की ओर उड़ जाता है। डॉज जैक के पास जाता है और देखता है कि वह मारा गया है। डॉज जैक को मरा समझकर चला जाता है, पर जैक असल में अभी भी जिंदा होता है। दूसरी ओर मर्फी को पता चलता है कि जिस साथी को वह खोजने गई थी वह पानी में मारा गया है। डॉज को छोड़कर अपने दल के सभी लोगों के मारे जाने के बाद मर्फी पूरे जहाज को नष्ट करने का फैसला करती है, जिसके बाद मर्फी जहाज के हर कोने में बम लगाना शुरू कर देती है और तभी डॉज उसके पास आता है। डॉज मर्फी को बताता है कि उसने जैक को मार डाला है। यह सुनकर मर्फी कहती है कि जैक मरने वाला नहीं है, क्योंकि जैक इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है, इसलिए हमें इस पूरे जहाज को उड़ाना होगा ताकि जैक हमारी तरह किसी और इंसान को यहाँ फंसा न सके और इस जहाज पर जैक द्वारा कैद की गई सभी आत्माएं आजाद हो जाएंगी। यहाँ डॉज गुस्से में मर्फी से कहता है कि हमें जहाज को नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि इससे उस पर सारा सोना बर्बाद हो जाएगा और हमें बिना कोई सोना मिले खाली हाथ घर लौटना पड़ेगा। मर्फी कहती है कि यह सोना जैक की एक चाल है जिसे हम कभी नहीं ले पाएंगे, इसलिए मुझे इस जहाज को उड़ाना होगा। जैक अब समझ जाता है कि मर्फी किसी भी कीमत पर नहीं मानेगी, इसलिए वह अपना असली रूप दिखाता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसने डॉज को भी मार डाला है। जैक उससे कहता है कि तुम्हारा काम और मेरा काम एक ही है। जैसे तुम समुद्र में फंसे जहाजों को बरामद करती हो, वैसे ही मैं आत्माओं को इकट्ठा करता हूँ। मैं कभी इंसान था, लेकिन मेरे कई पापों के लिए मुझे यह काम दिया गया था। अब मैं एक आत्मा संग्राहक हूँ और मुझे जहाज की जरूरत है और मैं नहीं चाहता कि तुम इस जहाज को उड़ा दो। जैक मर्फी को एक मौका देता है। वह कहता है, जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें इस जहाज को नहीं उड़ाना होगा। लेकिन मर्फी उसे नजरअंदाज कर देती है, इसलिए जैक उसे लोहे की छड़ से मारता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। ऐसे ही जैक मर्फी को मारने के लिए करीब आता है। वह बम के रिमोट पर एक तीर चलाती है और पानी में कूद जाती है। एक जोरदार धमाका जहाज को हिला देता है, जो फिर पानी में डूबने लगता है और मर्फी पानी में जहाज के नीचे फंस जाती है। अब उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता और उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं। तभी केटी की आत्मा प्रकट होती है और मर्फी का हाथ पकड़कर उसे ऊपर का रास्ता दिखाती है। तब मर्फी देखती है कि जैक ने जिन आत्माओं को कैद किया था वे सभी मुक्त हो गई हैं। मर्फी बड़ी मुश्किल से सतह पर पहुंचने में कामयाब होती है और देखती है कि जहाज पर सभी आत्माएं अपनी असली दुनिया में जाने लगी हैं। वास्तव में यहाँ की सभी आत्माएं जैक की गुलाम थी। केवल केटी की आत्मा ही उसकी गुलाम नहीं बन सकी, क्योंकि केटी की आत्मा शुद्ध थी। यही वजह है कि जैक उसे ज्यादा नियंत्रित नहीं कर सका।
इसीलिए केटी की आत्मा बार बार मर्फी की मदद कर रही थी। यहाँ मर्फी एक बक्से की मदद से समुद्र में तैरती रहती है और फिर वह एक जहाज तक पहुंचती है जो उसे बचाता है। जब उसे बंदरगाह पर लाया जाता है तो वह एम्बुलेंस से देखती है कि जैक अभी भी जीवित है और जहाज के सारे सोने को दूसरे जहाज में स्थानांतरित कर रहा है ताकि वह उस सोने के लालच में और लोगों को मार सके और उनकी आत्माओं को कैद कर सके। और इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।